अफवाह ये फैल गई कि मैंने शादी कर ली है, 10 दिन से आई नहीं, एक सुसाइड के कारण उनकी डेथ हो गई। मेरे हस्बैंड तो चले ही गए हैं, अगर मैं बेटा भी मेरे पास से चला गया तो मैं जी के करूँगी क्या? ऐसे थोड़ी बीपीएससी हो जाता है। बीपीएससी के लिए 10-11 घंटा पढ़ना पड़ता है। मेरे बेटे के नसीब को खराब कहते थे कि अभी जो है माँ शादी कर लेगी तो फिर इसका क्या होगा। समाज में विधवा महिलाओं के प्रति जो रवैया है उनको बदलना था। लास्टली मेरा 67th बीपीएससी क्लियर हो गया। मेरा नाम श्री प्रभा है। मैं 67वीं बीपीएससी में डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर के पद पर चयनित हुई हूँ और मैं जोश टॉक के मंच पे ऑफिसर बनने के पहले की अपनी जीवनी को आपके सामने शेयर कर रही हूँ और मुझे लगता है कि इससे कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। मैं मूल रूप से बांका की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरी 10वीं की पढ़ाई भागलपुर के क्राइस्ट चर्च गर्ल्स हाई स्कूल से हुई है। 12th मैंने एसएम कॉलेज भागलपुर से किया हुआ है और उसके बाद मैंने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग GWP पटना 14 से किया हुआ है। डिप्लोमा की पढ़ाई के बाद मेरी उम्र उस समय थी 20 साल की और 20 साल के बाद हम 3 बहनें थी, तो पापा के ऊपर भी प्रेशर था कि बीच में मैं थी और बड़ी एक बहन, एक छोटी बहन, कि छोटी बहन की शादी भी होनी है और इस कारण जो है मेरी शादी समाज के प्रेशर के कारण, अगल बगल के लोग के कारण कि बेटी तो बड़ी हो गई है, पीछे भी एक बहन है, जल्दी शादी करवा दो। तो मन में मेरी थी कि मैं कुछ करूं, लेकिन शादी मेरी हो गई और मैंने इसके लिए गार्जियन को भी ब्लेम नहीं किया क्योंकि बार बार उन्हें सुनना पड़ता था। और शादी के बाद जो था मुझे ये था कि बहुत बड़ी नौकरी हो ना हो, लेकिन मैं खुद से ज़रूर कुछ करूं और इसीलिए मैंने अपनी एजुकेशन को किनार रख के मैंने नियोजित टीचर के रूप में ही अपनी जॉब को स्टार्ट की क्योंकि मुझे वहाँ खुशी मिलती थी बच्चों को पढ़ा कर साथ में रह के। और उसके बाद मेरा बेटा हुआ। मेरे लाइफ में एकदम परफेक्ट तो सब कुछ नहीं था, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता था कि चलो सब कुछ ठीक है और मैं इतने में खुश हूँ। 2017 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। मेरे और मेरे हस्बैंड की रिलेशन ठीक ठाक एक नॉर्मल वाइफ हस्बैंड की तरह थी और मेरे हस्बैंड थोड़े बीमार रहने लगे थे और बीमारी को लेकर वो बहुत सीरियस हो जाते थे। कभी कभी लगता था कि वो ठीक हैं और लेकिन कभी कभी ऐसा लगता था कि वो दिन रात बीमारी के बारे में ही सोचते थे और 2017 में सुसाइड के कारण उनकी डेथ हो गई। और मुझे एक टाइम भी पता ही नहीं चल पाया कि मेरे साथ ये हुआ क्या है, क्योंकि मैं हर तरफ से अपने आप को सोचती थी कि मैं किस तरह उन्हें कंफर्टेबल फील करवाऊं, फैमिली की जिम्मेदारी मैं अपने कंधे पे ले लूं। लेकिन उसके बाद मुझे इतने ताने मिलने लगे कि ये लड़की ही होगी ऐसी, ये लड़की जो है बात नहीं मानती होगी। और फिर उसके बाद ससुराल से मेरा संबंध बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उसके पहले तक अच्छा था। जैसे ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, उनका रवैया मेरे प्रति बदल गया और बोलने लगे कि आप नौकरी छोड़ दीजिए, आप नौकरी छोड़ के हमारे साथ चलिए अगर रिलेशन आपको बनानी है तो, और नहीं तो दूसरा कंडीशन ये है कि आप बेटा हम लोग के पास दे दीजिए, आपको जैसी अपनी लाइफ जीनी है आप जिए, हम लोग दखलंदाजी नहीं करेंगे। तो मुझे लगा मेरे हस्बैंड तो चले ही गए हैं, अगर मैं बेटा भी मेरे पास से चला गया तो मैं जी के करूँगी क्या। उसके बाद फिर मेरे पापा बहुत सपोर्ट करते थे, बोला क्या मेरी बेटी 100 में से 2 शर्त नहीं मानेगी, बाकी आप जो 98 शर्त देंगे वो मानेगी। तो मैंने ये कंप्रोमाइज़ नहीं किया कि मैं नौकरी छोड़ दूंगी या मैं बेटे को नहीं रखूंगी। उसके बाद बोले ठीक है, तो हमारा रिश्ता यहीं तक था और मैं अपने पापा के पास आ गई। उसके बाद मैं सोचने लगी मैं अब करूँगी क्या। दिन दिन भर मैं रोती थी और मेरा बेटा अक्सर बीमार रहता था, उसे निमोनिया बहुत जल्दी होता था। हर 2 महीने के बाद मैं हॉस्पिटल दौड़ती थी और उसको लेके मैं इतनी डरी हुई थी कि कहीं मेरे बेटे को कुछ ना हो जाए। और उसके बाद फिर जितने रिलेटिव थे सब समझाते थे और जब भी समझाते थे तो मुझे रोना ही आ जाता था बार बार। उसके बाद फिर जो है पापा ने बोला कि तुम बेकार के चीज़ में टाइम बर्बाद कर रही हो, अब तुम मम्मी भी हो उसके लिए, पापा भी हो, अपने बेटे की केयर करो, दुनिया क्या कहती है नहीं कहती ये मत सोचो। तो मेरा भाई उस समय था, वो IIT एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। बोला पढ़ाई शुरू करो, उसमें तुम बिजी हो जाओगी तो उसके बाद फिर जो है तुम भूल जाओगी। तो चूंकि मेरा 2013 में नौकरी जो हुआ था, उसके बाद मेरी तैयारी कंपटीशन लेवल की नहीं थी और मैं स्कूल में पढ़ाती थी, मज़ा भी आता था। तो फिर मैंने सोचा कि दिन रात सर दर्द करवाने से, रोने से कुछ होना नहीं है और मुझे देखकर मेरा बेटा भी रोता था। उसके बाद फिर 64th BPSC आया
तो मैंने सोचा एक बार मैं ऐसे ही दे के देखती हूँ, क्या होता है, आखिर मेरी तैयारी किस लेवल तक है। तो सिर्फ एनसीईआरटी बुक पढ़ के मेरा प्री क्लियर हो गया। तो एक बात मुझे समझ में आ गई कि मैं अपने डिप्रेशन को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये चीज़ मुझे लोगों के ताने सुनने ही नहीं देगी और मैं अपने आप को बिज़ी रखूँगी। उसके बाद फिर मैंने सारी बुक खरीदी। 64th बीपीएससी के प्री के बाद मैंने मेंस के लिए बुक खरीदी और फिर वहाँ से तैयारी करनी शुरू की। मुझे पता था कि मेरा मेंस नहीं होगा, लेकिन तब भी मैं एग्ज़ाम में गई। लेकिन एग्ज़ाम में जाने के बाद मुझे पता चला कि प्रॉब्लम एग्ज़ाम में नहीं है, मैं 3 घंटा वहाँ बैठ ही नहीं पा रही थी क्योंकि मेरी कमर दर्द इतनी ज़्यादा थी, मैं बैठती थी और घर में जाके फिर सो जाती थी। उसके बाद गर्मी छुट्टी का दिन आया और मैं 10 दिन पटना में रुकी और तब तक अफ़वाह ये फैल गई कि मैंने शादी कर ली है, 10 दिन से आई नहीं है, कहीं ना शादी कर ली है। और उसके बाद जब मैं घर गई तो सब लोग मेरे चेहरे को देखते थे। तो मुझे पता नहीं चला कि ये लोग क्यों इस तरह देख रहे हैं। उसके बाद फिर जो है मैंने मम्मी से पूछा कि लोग इस तरह क्यों देख रहे हैं। मम्मी बोली इस बातों पे ध्यान मत दो, लोग क्या कहते हैं नहीं कहते हैं बेटा, इससे टाइम ही बर्बाद होना है। और निगेटिव चीज़ सोचने के बाद ना एक तरह से दिमाग भी निगेटिव चीज़ से ही भर जाता है। उसके बाद मैंने स्टार्ट की 65th की प्रिपरेशन और उसमें मैंने तैयारी की थी, पर मेरा प्री भी क्लियर नहीं हो पाया था। फिर मुझे लगा कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रही हूँ। बोला अब तो मेरे पास पीछे लौटने का टाइम ही नहीं है। और पढ़ाई के साथ मुझे ये चीज़ बढ़िया लगता था कि मैं हमेशा एनर्जेटिक हो पाती थी और बेटा को लेके मैं साथ में पढ़ पाती थी। और उसके बाद कोरोना आया तो कोरोना एक तरह से मेरे लिए थोड़ा टाइम मुझे मिल गया। स्कूल बंद हो गए और अल्टरनेटिव डे करके जाना हुआ और क्लासेस भी ऑनलाइन हो गई। तो मुझे किताब पढ़ने के लिए पूरा टाइम मिल गया और मैंने एक एक किताब को 5-5 बार पढ़ा है। जो चीज़ मेरी कमी थी उसको मैंने निकाला कि मुझे कैसे करना हुआ है और मुझे लग रहा था कि 66 बीपीएससी मेरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिस दिन फाइनल रिजल्ट आया उस दिन मेरा नाम वहाँ नहीं था। मुझे अजीब लगा कि मैंने इतनी मेहनत की और उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और जो लोग जान रहे थे कि ये एग्ज़ाम दे रही है वो कहते थे ऐसे थोड़ी बीपीएससी हो जाता है, बीपीएससी के लिए 10-11 घंटा पढ़ना पड़ता है। उसके बाद हिंदी मीडियम का तो सोर्स भी उतना नहीं रहता है और बेटा को भी पढ़ाती है, खुद भी पढ़ती है, स्कूल भी पढ़ाती है। कोई मल्टीटास्किंग इतना थोड़ी हो पाएगा। दिखावा के लिए लोग कर देता है कि हम बीपीएससी कर रहे हैं। उसके बाद मैंने सोचा नहीं, सुनना तो मुझे किसी के है ही नहीं, मुझे करना वही है जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे डिप्रेशन से दूर रखता है। मैंने 67th में फिर स्टार्ट किया और जो भी मेरी कमियां रह गई थी, मुझे लगता था कि मेरे मेंस कॉपी में कुछ मैंने कमियां की है, उसको मैंने फिर से स्टार्ट किया, फिर से तैयारी स्टार्ट किया। और उसके बाद बीच में कई बार अप्स डाउन आते रहे, लेकिन मैंने पढ़ाई के साथ साथ खुद को मोटिवेट रखा और लास्टली मेरा 67th बीपीएससी क्लियर हो गया। और बीपीएससी में मुझे 571वां रैंक मिला है और मैं डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर के पद पर चयनित हुई हूँ। जो लोग उस समय कहते थे कि आपको शादी कर लेनी चाहिए, इतनी लंबी ज़िंदगी है, अकेले कैसे जिएंगे, जो मेरे बेटे के नसीब को ख़राब कहते थे कि अभी जो है माँ शादी कर लेगी तो फिर इसका क्या होगा, अब वही लोग मुझे कहते हैं कि नहीं, हम तो जानते थे कि आप बहुत अच्छा करेंगे, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो लोगों का नज़रिया जो है ना वो बदल गया है। फ़र्क यही आया है कि पहले लोग शादी बोलते थे तो मुझे रोना आता था और अब लोग मुझे बोलते हैं तो मुझे हंसी आती है। बीपीएससी ने मुझे एक कमज़ोर महिला से स्ट्रॉन्ग बनने में मेरी काफ़ी मदद की है और मैं अब डिप्रेशन से बाहर निकल के एक नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। और हमारे आसपास भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तरह तरह के डिप्रेशन से जी रहे हैं। और मेरी आपसे यही रहेगी कि अगर आपको लगता है कि आसपास में कोई डिप्रेशन वाला व्यक्ति है, आप जिस तरह भी चाहे उसकी मदद आप कर सकते हैं। आपकी 2-3 लाइनें उसकी लाइफ को बदल सकता है। बीपीएससी में मेरे सफ़र की शुरुआत ये नहीं थी कि मुझे अफ़सर बनना है, बल्कि मुझे उनको जवाब देना था जो मेरे कैरेक्टर के खिलाफ बोलते थे, जो ससुराल वाले मुझ पर उंगली उठाते थे और जो समाज में विधवा महिलाओं के प्रति जो रवैया है उनको बदलना था कि लोग किस हे दृष्टि से देखते हैं। और इस सफ़र में बीपीएससी ने भी मेरा साथ भरपूर दिया और पढ़ने लिखने में मुझे काफ़ी मज़ा भी आया और मैं डिप्रेशन से बाहर निकल गई हूँ। मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आज मैं टीचर थी, आज मैं अफ़सर बन गई हूँ, मैं अभी भी वैसी ही हूँ, लेकिन समाज का नज़रिया उस तरह से बदल गया है।
अक्सर जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं एस्पिरेंट, उनके मन में रहती है कि हिंदी मीडियम से आखिर कैसे तैयारी किया जाए, क्योंकि बहुत जगह सुनने को मिलता है कि हिंदी मीडियम में मटेरियल बहुत कम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार में हिंदी मीडियम से पढ़ाई के बाद कोई ऑप्शन नहीं रहता है। बस ये रहता है कि आप दूसरे के बात को सोचें ना कि नहीं होता है। हिंदी मीडियम से भी आसानी से होता है और हम लोग कंफर्टेबल भी होते हैं। और जो उसका सोर्स मुझे रहा है वो मैंने बुक को पढ़ा है। ऑनलाइन में भी बहुत सारे आजकल मटेरियल आ गए हैं जिसको आप तैयारी के लिए रख सकते हैं, और हिंदी आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। आसपास के जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम के हैं उनको भी उत्साहित करता है। किसी से पूछा गया वुमेन एम्पावरमेंट क्या है। किसी ने बोला अपने पैरों पर खड़ा होना, तो किसी ने कहा खुद के फैसले खुद से लेना, जिसका एक ही मतलब है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। ये मैसेज उन सभी महिलाओं के लिए है जो फैमिली और फाइनेंशियल चुनौतियों के बाद भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। अगर आप चाहती हैं तो सब कुछ संभव है, पर जरूरत है तो सिर्फ आपके जुनून की, आपके डिसीजन की और जोश की। हमें पता है हम काबिल हैं, पर घरेलू काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों ने हमें इतना जकड़ा हुआ है कि खुद के सपने पूरे करने का कभी मौका ही नहीं मिला। तो आइए अपने हालातों को हराकर जुड़ते हैं जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन कोर्स के साथ। ये कोर्स उन सभी काबिल औरतों के लिए है जो घर पर बैठकर काम करना चाहती हैं और महीने के महीने एक इनकम अर्न करना चाहती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए। अब खुद को रोकने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का समय है। पर कैसे, ये जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।